सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन की और पेपर 1 की, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, रोज रात को 8 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात के 10 बजे तक चलती है। मतलब पहले पेपर 1 की, फिर पेपर 2 की, है ना। और आज आपको मैं बता दूं कि आज मैं आपके सामने पहले आ गई हूँ एजुकेशन की क्लास लेके, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे बनाने थे कम्युनिकेशन के लिए, वो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाए, क्योंकि मैं चाह रही थी हिंदी इंग्लिश दोनों में बन जाए। बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, उसमें हिंदी और इंग्लिश के मिस मैनेज हो गए, ऊपर नीचे हो गए। तो इस वजह से वो क्वेश्चंस अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है कि मैं उसको आपके सामने लेकर आ पाऊँ। तो आज से अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड पेपर की क्लास। अगर हो पाया तो आज ही क्लास होगी उसकी, नहीं हो पाया तो उसकी क्लास मैं कल करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन की क्लास हम कल कर लेंगे, पहले कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, ताकि आपकी शाम को आपकी प्रॉपर क्लास हो सके, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सभी भाषा में करती हूँ आपका अभिवंदन। और अब करते हैं हम अपना पेपर स्टार्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने गिलफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। तो गिलफोर्ड में क्या बना था आपको मालूम है ना, याद है कि नहीं है? इस तरीके का कोष्टक बना हुआ था। देखो क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो आप याद करके नहीं गए कितने खाने, तो इतना तो मालूम है कि भाई देखो यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्शन बताया था, ऑपरेशन बताया था, फिर यहाँ पे कंटेंट बताया था। इस तरीके से उन्होंने बताई थी कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, है ना। और उसमें हर किसी में खाने बने थे, लगभग 5 खाने थे। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी जिससे आपको ना याद रहे चीजें, आप भूल ना जाओ, ठीक है। इसको यहाँ पे पहुंचा देती हूँ मैं, जिससे कि आपको मैं दिखा भी सकूं और समझा भी सकूं। इस तरह से था, ऐसा बना हुआ था। और मान लो आपको याद नहीं है कितने खाने थे, लेकिन इतना तो याद है ना कि भाई बड़ा सा था ये, और इसमें बड़े से खाने बने हुए थे। तो 10 तो नहीं होंगे, 60 भी नहीं होंगे, क्योंकि 60 से तो ज्यादा है, क्योंकि 6 तो फलक ही होते हैं। और हर में आपके करीबन नहीं होगा तो 25 खाने हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा था ना कि इसका एक पार्ट था प्रोजेक्शन, फिर प्रोडक्ट था, कंटेंट था, ऑपरेशन था। तो हर एक खाने में ज्यादा आपके ब्लॉक्स थे। तो 10 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, और आपका आंसर होगा 120, क्योंकि ज्यादा खाने हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। चलो ये तो मैंने ट्रिक बता दी। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए, जब आप अभी देखेंगे ना अपना फिगर जाकर देखिएगा और काउंट कीजिएगा कि कितने खाने हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर वैसे तो क्या है, दिया हुआ ही है नीचे, उत्तर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे हम आ जाते हैं। मैंने आज बिल्कुल हिंदी में बनाया है ये आपका पेपर, जो हिंदी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में ही समझते हैं, उनको मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे हिंदी में ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश का। क्योंकि क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन वाले होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें किसी तरह से, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी बहुत जरूरी है समझना, है ना। नहीं तो अल्टीमेटली आपको जाना तो है एजुकेशन लाइन में ही, और जब तक आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हिंदी में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए इस उसमें, है ना। क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम गई थी स्टार्टिंग में, और फिर उसके धीरे धीरे मैंने इसको कोप अप किया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अपनी थोड़ी सी आप इंग्लिश को पढ़ने की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी तो आएगा आपको, वो भी तो करना पड़ेगा, इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और इस टर्म्स समझने की ज़रूरत तो है, उसको भी टर्म समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। क्या है ये सेकंड क्वेश्चन, देखिए। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तब वह 14 वर्ष है तब वह कहलाएगा, बताओ जरा। हाँ, किसी 10 वर्ष की आयु की बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कैसे निकालते हैं, ये याद है। IQ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। अब इसने क्या बताया है, उसकी एक्चुअल एज तो कितनी है 10, तो नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 14, इंटू हो गया कितना 100,
है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ, 140 आया ना। इसकी कुल मिला के आयु कितनी आ गई, 140%। तो 140% सबसे ज्यादा था, उसको क्या कहा था, प्रतिभाशाली, मतलब जीनियस बच्चा है ये। कैसा है ये, जीनियस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, कल जो मैंने स्केल लिखाया था आपको, है ना, 140 पे 120 से 140, 110 से 120, ये सब कुछ आपने नोट जरूर कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो मैंने बताया था ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है। बताइए थॉर्नडाइक ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था। याद है सारे कि नहीं है। एक तत्व सिद्धांत तो बेने साइमन का था, है ना। द्वितत्व किसका था, स्पीयरमैन का था। त्रिआयामी जो सिद्धांत था वो अभी प्रणाम ने गिलफोर्ड का था। तो बचता क्या है, बहुतत्व सिद्धांत। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3, बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं 0 से 25 वाले को, मतलब बहुत ही गधा है ना वो तो गधा यानी कि क्या कहेंगे इसको, जड़ बालक, है ना, जिसकी बुद्धि बिल्कुल डल है, मंद बुद्धि जिसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा, है जिसकी आपकी मानसिक आयु जो है वो बिल्कुल ही कम है। उसकी शरीर का उम्र बढ़ गया है लेकिन उसकी मानसिक आयु कम है, जड़ बुद्धि, इडियट कहते हैं उसको। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2, जड़ बालक। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या है नेक्स्ट, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है। देखो बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ये नहीं है, है ना, नहीं पे फोकस करिएगा, आयाम नहीं है। विशिष्टत्व, प्रक्रिया, देखो प्रक्रिया तो था, याद है ना, प्रक्रिया बताया था, संक्रिया जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद अंतर वस्तु यानी कि विषय वस्तु भी था, उत्पाद भी था, है ना, जिसको प्रोजेक्शन कहा गया, ऑपरेशन कहा गया, प्रोडक्ट कहा गया। तो क्या नहीं था, विशिष्ट तत्व जैसी कोई बात इसमें नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं था, यहां पर ये नहीं था केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए आगे बात करते हैं, स्वप्रत्यय। स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्वप्रत्यय मतलब क्या होता है, अपना सेल्फ, आपका जो प्रत्यय होता है उसके निर्माण में क्या सहायक होती है, बताओ। ऑप्शंस पूरे नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य, अभिक्षमता, बुद्धि और तीसरा है अभिप्रेरणा। तो अपना सेल्फ का निर्माण करने में, आपको पढ़ाया था ना मैंने, सेल्फ स्वप्रेरणा, जिसको आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, सेल्फ लर्निंग कहते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक बात और है, जैसे स्वप्रत्यय का निर्माण करने में क्या सहायक है, क्या जरूरी है। तो देखिए स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्षमता यानी कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो क्या है, आपकी बुद्धि, है ना। इस तरह से आपको आंसर्स को समझ के उसके बाद फिर उसको करना है। नेक्स्ट आता है आपका, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। जब आप इस क्वेश्चन इसके नोट्स बनाओगे ना, मेरी बात मान लेना, बहुत सही रहेगा। जैसे आपके पास ये मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया आपको, टेलीग्राम चैनल से सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं ना, टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ मैं शेयर कर चुकी हूँ, शायद देख लेना, मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसमें आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है ये तो पूछा है, अब आपको क्या करना है, इसका मैं अभी आंसर आपको बता देती हूँ। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी है। तो बहुतत्व सिद्धांत किसका था, तुरंत सामने लिख लेना। एक तत्व सिद्धांत किसका था, सामने लिख लेना। तत्व सिद्धांत किसका था, सामने लिख लेना। वैसे तत्व सिद्धांत तो कुछ नहीं है, सिर्फ बहुतत्व है और एक तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, बताइए। 130 से अधिक, 110 से अधिक, 105 से अधिक
और 105 से अधिक और 100 से अधिक। देखिए 140 वाले तो होते हैं जीनियस, उससे नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली का उत्तर 130 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर भी आपको इसी तरह से आंसर लिखना है, मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए, ऐसे नहीं हो जाता है कि कोई पढ़ते पढ़ते कोई और दे दे नोट्स और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको कर लेना है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसका उत्तर तो क्या है, थर्स्टन। ठीक है, पर आपको करना क्या है, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने किसका दिया था, स्पीयरमैन ने किसका दिया था, और फिर थॉमसन ने किसका दिया था, ये भी साथ ही साथ में लिखते जाओ। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आंसर मिलता जाएगा, उसके सामने आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे आता है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बुद्धि का संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। तो गिलफोर्ड की चर्चा तो अपन ने बहुत कर ली है, तो संरचना सिद्धांत जो है वो दिया है इन्होंने। ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा है ये वाला, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, इसको इसी से करते हैं, उससे रहने दो। कहाँ तक आ गए थे हम? ये वाला क्वेश्चन आ रहा था, नहीं बहुत पीछे आ गए। हाँ, ये हो गया, निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था, ये हो गया। अब चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बिने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के बालक के समान अंक प्राप्त करता है, तो उसका बुद्धि विकल्प है। ठीक है, देखिए 12 वर्ष का व्यक्ति है ना, और काम कैसे करता है वो, बुद्धि परीक्षण करने पर 15 वर्ष के समान वो कार्य करता है। तो आपको निकालना है उसका बुद्धि का परीक्षण करके कितना क्या होगा उसका, तो निकाल के बताइए जल्दी से, आता है कि नहीं आता है। मेंटल एज हो गई कितनी इसकी, 15, और एक्चुअल एज कितनी है, 12, इंटू करना है आपको 100। कितना आ रहा है, 125। फॉर्मूला तो याद है ना, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन इंटू 100, तो उससे आ जाएगा। तो सभी का आ रहा है 125, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका 125। अब क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या पूछ रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की प्रक्रिया ही बुद्धि है। ठीक है, और बुद्धि का यह सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए आपको समझने आना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों की के जटिल संबंधों की बात की जा रही है। मतलब अगर हम स्पीयरमैन की बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ 2 तत्व की बात करी थी,
थॉर्नडाइक की बात करते हैं, बिने साइमन की बात करते हैं, थर्स्टन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिसने ही समूह तत्व की बात करी थी उसका आंसर ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वस्तुओं और विचारों के बीच में जटिल संबंध, क्रिटिकल जो रिलेशन है उसको समझने की बात की जा रही है। तो देखें ऑप्शन में क्या क्या है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है और बिने साइमन है और थर्स्टन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्स्टन। आपको करना वही है, नोट्स बनाते समय स्पीयरमैन के सामने स्पीयरमैन का सिद्धांत लिख लेना फटाफट, थॉर्नडाइक के सामने थॉर्नडाइक का लिख लेना, बिने साइमन का लिख लेना, जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि यदि इसमें ऑप्शन यही रहते हैं, क्वेश्चन बदल दिया जाता है तो आपको आंसर पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच में जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। ये तो हो गया, नेक्स्ट करना है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं, उनका सही क्रम क्या है, बताओ जल्दी से फटाफट, सही क्रम क्या है। बहुत इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, ये तो गलत है। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, ये सही लग रहा है क्योंकि बढ़ते क्रम में बात है ना। सबसे नीचे की कौन सी हो गई, जड़ बुद्धि, उससे ऊपर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ बुद्धि, फिर उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का मतलब क्या होता है, परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन मतलब हम किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, अपनी दिमाग में किस तरीके की अवधारणाएं बनाते हैं। तो बौद्धिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम अवधारणाएं बनाएंगे तो शरीर पे थोड़ी बनाएंगे, दिमाग में बनाएंगे ना, तो कहां पर बनेगा आपका, बौद्धिक विकास होगा। सामाजिक विकास से अवधारणाएं नहीं बनती है, शारीरिक विकास से अवधारणाएं नहीं बनती, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बौद्धिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट आता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जल्दी से बता दीजिए। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत कौन सा दिया, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने साइमन ने दिया। फर्स्ट वाला था ना, बिने था। द्वि का कारक कौन, यानी 2 तत्व वाला 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। ठीक है, और उसके बाद में ग्रुप तत्व मतलब समूह वाली थ्योरी के थर्स्टन ने दी थी। तो यहाँ पर बचता है कौन सा है, बहुकारक तत्व, जो कि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे आते हैं, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, बताइए। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति विकलांग है तो इनमें से क्या चीज नहीं संबंधित होगी, जड़ बुद्धि होगा, मूड होगा, असामाजिक कार्य होगा, अल्प बुद्धि होगा। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है वो जड़ बुद्धि हो सकता है, ठीक है, मूड हो सकता है, अल्प बुद्धि भी हो सकता है, बट वो असामाजिक कार्य करेगा, ये कोई तर्क नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, उपयुक्त सभी से। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, तो देखिए केंद्रीय चिंतन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को केंद्र में रख, सेंट्रल में सोचना, तो जब भी सोच पाओगे जब बुद्धि अच्छी होगी। बहुआयामी मतलब मल्टी फैक्टर सोचना, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, नई नई चीजें, नए नए काम करना, नए नए चीजों को डेवलप करना, है ना, तो सृजनात्मकता हो जाती है। तो इन सभी कामों के लिए बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो सभी से होगी, उत्तर नंबर हो जाएगा 4। हाँ, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक का मतलब तो समझते हैं, स्पेशल चाइल्ड। अब ऐसा नहीं कि स्पेशल चाइल्ड कौन होता है, जो जीनियस होगा वो स्पेशल चाइल्ड कहलाए। देखिए साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में जो भी व्यक्ति सामान्य नहीं है वो स्पेशल है, सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि है, विशिष्ट है। सामान्य तरीके से जिसके सारे क्रियाकलाप होते हैं उससे अलग तरह से वो कर रहा है तो स्पेशल है ना। मतलब फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे भी स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, और जो जीनियस बच्चे होते हैं, प्रॉब्लमेटिक बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, ये भी आपके स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो विशिष्ट बालक का संबंध होता है शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। क्लियर है, बुद्धि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु इंटू 100, साथ में क्या होगा, जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है।
बुद्धि लब्धि का जो प्रश्न है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी वास्तविक आयु होती है, मानसिक आयु होती है, पारिवारिक आयु तो होती नहीं है, औसत आयु तो होती नहीं है, कोई नहीं होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु। तो आपको सबको याद है ना कि बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो क्या है? मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु इंटू 100। तो आंसर में क्या बचता है आपका? वास्तविक आयु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? सामान्य बालक का 110, 111 से 120 के बीच में जो होते हैं वो तो प्रतिभाशाली, उच्च प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, है ना। 71 से 80 वाले तो एवरेज हो जाते हैं। और तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 91 से 110। ठीक है, ये मैंने कल आपको जो नोट कराया था इसको एक बार रोज देख लिया करो, याद कर लिया करो, बहुत जरूरी है ये, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? बिने साइमन, है ना। बिने और साइमन ने मिलकर अपना एक दिया था। कल हमने बुद्धि परीक्षण को पढ़ा था ना, तो बुद्धि परीक्षण और जो बुद्धि मापन का जो फॉर्मूला है जिसको हम पढ़ते हैं उसको किसने बताया था? बिने ने बताया था, है ना। उसके बाद फिर स्टर्न ने, टर्मन ने उनके फिर से उसमें बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, धीरे धीरे उसमें इन्हेंसमेंट करे हैं, या फिर उसमें कैसे कहना चाहिए, कुछ संशोधन किए हैं। लेकिन मेन जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? बिने ने दिया था। आप देखते हैं कि एक छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताओ। आंसर लिखा हुआ है बट आप क्वेश्चन को समझो, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है ना। रोट लर्निंग के लिए मना करते हैं ना, रट्टा नहीं मारना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप देखते हैं, आप टीचर हैं और आप देखते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो बुद्धिमान है, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए एज अ टीचर? आपको उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, आप छोड़ देंगे कि भाई चलिए तो पढ़ लेता है अच्छे से, इस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उन पर ध्यान दें क्योंकि वो पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, आप ऐसा करेंगे? या फिर उसको सबको होमवर्क देंगे, उसको नहीं देंगे कि तू तो कर ही लेता है भाई, तेरे को क्या देना है ना, ऐसे छोड़ देंगे उसको? या फिर करेंगे आप कि उसके अभिभावक को सूचित, यानी उसके पेरेंट्स को बता देंगे कि आपका बच्चा बड़ा जीनियस है, तो इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। या फिर देखो जीनियस बच्चे जो होते हैं ना, बुद्धि जिनकी बहुत तेज होती है, या तो वो बहुत ही टॉप लेवल के पॉजिटिव लाइन में चले गए तो टॉप लेवल पे जाते हैं, नेगेटिव लाइन में चले गए तो टॉप लेवल पे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, एज ए टीचर हमें सिर्फ सिलेबस थोड़ा रटाना है, एज ए टीचर हमारा ये भी काम होता है कि बच्चे की जो सबसे ज़्यादा सही ग्रोथ हो सकती है जिस फील्ड में, हम उस फील्ड में उसको लेकर जाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह अधिक प्रगति कर सके इसलिए उसे अनुप्रेरित मतलब मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट आता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक का मतलब क्या होता है? मतलब वर्बल का मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल, है ना, जो जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है किस पर? पहला है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों पर, अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों पर, सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। देखिए जिन्होंने पढ़ना आता है, जिनको जो शब्दों को पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो लिखित कुछ प्रश्न दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अक्षर ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए क्या करना होगा? ऐसे लोगों को बताने के लिए हमें ऐसे टेस्ट करने होंगे जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अशिक्षित है इसका मतलब कतई नहीं होता है कि वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो हो सकता है क्योंकि बुद्धि एक अलग प्रक्रिया है, शिक्षित होना उसको और इनहेंस करता है, लेकिन बुद्धि है ये इसका और शिक्षित होने का कोई मतलब बिल्कुल कहना चाहिए क्या है, जरूरी नहीं है, है ना।
एक अशिक्षित व्यक्ति हमारे घर में, हमारे दादा नाना जो लोग ऐसे थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे या नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन बुद्धिमान तो थे वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अशाब्दिक बुद्धि किसके लिए किया जाता है, अशिक्षित वर्ग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिवत कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित होगी। क्या है क्वेश्चन समझ में आया कि एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित होगी। एक टीचर है जो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने के लिए क्या करती है, बहुत सारी अधिगम शैलियों का उपयोग करती है, मतलब पढ़ाने की शैलियों का उपयोग करती है, तो वो किससे प्रभावित होगी, मतलब इनमें से कौन से। कोहलर के नैतिक ज्ञान से, नैतिक विकास से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति विज्ञान से सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये बुद्धि के क्वेश्चन इसलिए हम बुद्धि पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जाता है तो आप कैसे समझेंगे। देखिए उसने ये पूछा है अधिगम की शैलियों को संतुष्ट करने में कि शिक्षिका अपने विभिन्न आयामों की बात कर रही है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। तो जो गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आता है, अभी तो देखो हमने ये वाइगोत्स्की और पियाजे को तो पढ़ लिया है, वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ा। वाइगोत्स्की को भी मैं बताया था मैंने, लेकिन जब हम लर्निंग थ्योरीज और पढ़ेंगे ना तब वो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो वाइगोत्स्की और पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसको भी इसके सामने लिखते जाना, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं ना, जिससे जब रिवाइज करोगे लास्ट में ना तो सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अधिकांश व्यक्तियों की औसत बुद्धि होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है। मतलब इनका कहने का ये है कि बहुत सारे लोग जो पॉपुलेशन में रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की एवरेज बुद्धि ही होती है ना। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं बिरले ही जिनको हम जीनियस कहते हैं, या बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि मूड या फिर इडियट कहलाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की बुद्धि ठीक ठाक काम कर लेती है। तो आपको ये देखना है बुद्धि के ये इसकी बात किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित करती है। बुद्धि जाति और विजाति भिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर और बुद्धि की लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो लैंगिक यानी कि जेंडर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जातियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बुद्धि की वृद्धि का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बात आ जाएगी किसकी, वितरण की। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने का वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है। तार्किक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, विभिन्न प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता। तो देखो पशु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलती हैं, प्रकृति में मिलती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, प्राकृतिक बुद्धि। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बताइए सही हो सकता है, सही है, लैंगिक बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए ऐसा तो कहीं नहीं है कि लैंगिक आकार से या आधार पर हम बुद्धि की जांच परख कर सकें कि कोई व्यक्ति किस जेंडर का है उस हिसाब से उसकी बुद्धि होगी। मैंने बहुत इंटेलिजेंट लेडीज को देखा है और बहुत ही मूर्ख इंसानों आदमियों को भी देखा है। तो लिंग का, जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बुद्धि जो अलग अलग फैक्टर से उसके हिसाब से डेवलप होती है, अलग अलग फैक्टर के हिसाब से वो बाय बर्थ भी होती है। तो ये बात सिर्फ किस बात पे से हो जाती है
कि हमारे जो कुछ लोग हैं स्टीरियोटाइप सोच वाले, उनका सोचना ऐसा ही होता है, वो अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मतलब उनका अपने आप में पहले से ही इन्होंने ऐसा सोच बना के रखा हुआ है, तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। देखो नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन ना हम हमेशा गलत कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो एक सामान्य एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है बुद्धि, है ना। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी और शीलता की विशेषता है। बताइए, सत्य नहीं है ये बताना है। तो मानसिक क्षमता है, ये तो सत्य बात हो गई। सामंजस्य स्थापित करने की बात है, ये जो बात कह रहे हैं सामंजस्य स्थापित करने की, है ना, ये सामंजस्य स्थापित करने की जो बात कह रहे हैं ना, ये भी सही है भाई। एडजस्टमेंट को तो बढ़ावा देती है ये बुद्धि, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। तो ये स्थायी और अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है, ये गलत हो गई बात, है ना। बुद्धि स्थायी तो रहती नहीं है, बदलती रहती है, या उसकी विशेषता है, ये बात बताई जाती है। जेनेटिक बुद्धि जो होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है, स्पेसिफिक बुद्धि बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ पर ये बात कथन सत्य नहीं लगता है। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, और आई थिंक नहीं कुछ छूट गया क्या। चलिए, तो लगता है यही प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन भी किसी स्टीरियोटाइप इंसान ने ही बनाया है। लड़के लड़कियों में बुद्धि उनके जेंडर पर बेस नहीं होती है, कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन पर आधारित होती है। तो बुद्धि का लिंग के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, बुद्धि का जेंडर के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। इस वजह से यह कथन आपका सत्य है, ठीक है, कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके, आज मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए आपको, है ना। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे वन लाइनर हैं जो वो भी मैंने इसमें से देखे थे बुक में से, तो वो भी मैं आपको बोलती हूँ, आप करिएगा उसको, ठीक है। जैसे बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बहुतत्व सिद्धांत बिने ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, टर्मर ने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। सही बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा। बहुतत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्पीयरमैन। गिलफोर्ड ने अपनी कितनी मौलिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया। तो कितनी करी थी उन्होंने, 3 दी थी मौलिक योग्यताएं, है ना। संक्रिया जो बताई थी उन्होंने 3 बताई थी। एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के हिसाब से करता है, ये तो आपको मैंने बता दिया। तो आपको फॉर्मूले में रखनी है एज, और उसके बाद उसका आंसर निकाल देना है। किस मनोवैज्ञानिक ने ये क्वेश्चन नोट कर लेना सारे स्टूडेंट। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण का कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया। तो देखिए, वैज्ञानिक आधार की बात आपको याद है, जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे, लर्निंग थ्योरी वाला पढ़ रहे थे ना, तब हमने पढ़ा था कि कहाँ पर जाकर सबसे पहले जो बिहेवियरिज्म बनाया था ना, संरचनावादी सिद्धांत, उसके बाद फंक्शनल सिद्धांत, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो उसमें किसने बनाई थी प्रयोगशाला, लिपजिग में, है ना, विलियम वुंट ने। तो आंसर होगा इसका विलियम वुंट, ठीक है। इसके बाद में है 70 से 79 यानी कि 79 की बुद्धि लब्धि बालक को क्या कहा जाएगा, कौन सा बुद्धि होगा उसका। 70 से 79, तो ये होगा क्षीण बुद्धि,
क्षीण बुद्धि होगा, मूर्ख होगा, मंद बुद्धि होगा या हीन बुद्धि होगा? तो हीन बुद्धि होगा ये, है ना, डल व्यक्ति होगा। इसके बाद में है क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं निरक्षरों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, मंदबुद्धि के लिए, सभी के लिए। तो जब हम क्रियात्मक की बात करते हैं, एक्शन वाली कुछ प्रयोग करके एग्जाम लेते हैं बच्चों का, तो वो हर किसी के लिए होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे ना ही पढ़े लिखे हों, सबके लिए। तो ये था बुद्धि के संबंधी क्वेश्चंस। इसके अलावा भी आप कहीं पे भी क्वेश्चंस देखते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक मैं ही हूँ जो मैं ही ढूंढती रहूँ, आप लोग भी अपने अपने जो जहाँ कहीं पे भी आप इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, है ना, तो उसको आप ग्रुप में शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे कंटेंट की भरमार होगी हमारे पास में। आपके पास भी जो कुछ भी आपने जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो उसकी फोटोज लेकर आप इसमें शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो उनको भी फायदे हो सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के कोलैबोरेटेड अप्रोच से हम इस नेट के एग्जाम की जर्नी को क्लियर करेंगे, है ना। तो इसी को तो सामाजिक बुद्धि का कहते हैं। हम लोग सोशल प्राणी हैं और सोशल ही रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए समाज के सभी तत्वों को, सभी लोगों का हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन था, हालांकि वो क्रिएटिव उसका था, कम्युनिकेशन का था, मेट्रो चैनल के बारे में पूछ रही थी नंदिता। तो देखो मेट्रो चैनल क्या है, जिस तरीके से पहले केवल डीडी न्यूज आता था, आप लोग बहुत छोटे हो, आपने शायद देखा ही नहीं होगा, ये तब की बात है, सन 86-85 की बात है, जब केवल डीडी न्यूज आता था। डीडी मतलब दूरदर्शन आता था जिसमें ही आपके सारे प्रोग्राम आते थे। फिर कुछ दिनों के बाद मतलब 89 लगभग 89 के लगभग एक और चैनल स्टार्ट हुआ था। जैसे जब से फिर केबल चैनल आने शुरू हुए थे जिसमें जी टीवी, सोनी टीवी ये स्टार्ट हुए थे, लेकिन उसके पहले या फिर साइमल्टेनियसली एक क्योंकि ये बहुत सारे जो प्राइवेट चैनल थे ना, ये इनका वर्चस्व बढ़ रहा था, दूरदर्शन का कम हो रहा था, तो यहाँ पर एक पैरेलली एक चैनल भी स्टार्ट किया था इन्होंने, मेट्रो के नाम से, डीडी मेट्रो के नाम से स्टार्ट किया था। तो वो मेट्रो चैनल है ना, उसमें जो प्रोग्राम है एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम हो गए, आपके खेलों से संबंधित, ठीक है, और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो ये एक तरीके से आपका डीडी का, एक दूरदर्शन का एक और चैनल था, सब चैनल था, जिसमें दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम आते थे उससे हट के कुछ एंटरटेनमेंट से लगभग लवालब प्रोग्राम्स आते थे, तो वो मेट्रो चैनल कहलाता था। ठीक है, पहले केवल मेट्रो चैनल जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें में चालू हुआ था, फिर बहुत धीरे धीरे सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसका जो प्रसारण भी था पहले केबल चैनल के थ्रू आता था, फिर उसके बाद सभी के लिए फ्री कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होती रही हैं, है ना। ये सब कुछ शायद जो भी 80s के स्टूडेंट्स हैं, 80s में इनका जन्म हुआ है, जिनका 80 से लेके 90 के बीच में, वो सब जानते होंगे। उसके बाद के बच्चों को तो ये सब कुछ पता नहीं, और आज के बच्चों को तो और भी कुछ भी नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन का पार्ट है, आपको समझना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को करें यहीं पर फिनिश। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों के साथ में, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जोड़ सकते हैं आप सेल्फ लर्निंग को, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप जोड़ें, क्योंकि यही तो आपके साथ मेरी रिक्वेस्ट है, और क्या है। इसके अलावा तो मैं जो कुछ भी दे रही हूँ वो पूरा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना भी मुझसे हो पड़ता है मैं कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरी यही प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप बहुत सारे लोगों तक चैनल को मतलब फैलाइए। जिन्होंने भी कुछ यूट्यूब चैनल पर काम करना स्टार्ट किया है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमारी जो ये 4,500 लोगों की फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए, है ना, ताकि काम और बढ़ाया जा सके। मैं भी कुछ टीम डेवलप करूं जिससे लोगों के साथ में और ज़्यादा काम करके जुड़ सकूं। ठीक है, तो ये मेरी मन की इच्छाएँ थी जो मैंने आपसे शेयर करी। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। This is Monisha signing off. Bye bye.